फिर थोड़ा डर भी लगने लगा था क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था, क्वेश्चन हो नहीं रहे थे। और पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत रहती हैं। मतलब उसे बिल्कुल नलीफाई नहीं करना होता आपको, उसके साथ लेट गो करना होता है। मतलब वो चलता जा रहा है, आपको कंट्रोल करना होता है कि आप एक्सेस ना कर लो। तो जैसा आपको जो सब्जेक्ट पसंद है वो कर लो, बायोलॉजी से रीडिंग कर लो, सिर्फ एक अमाउंट ऑफ बल्क में क्वेश्चन स्किप कर दो और अगला सब्जेक्ट शुरू कर दो। जैसे लास्ट वीक में मेरा एनसीईआरटी रीडिंग वाला टाइम ज़्यादा हो गया था, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो गई थी थोड़ी, तो उसका डर लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में तो मुश्किल ही होता है क्योंकि बहुत लेंथ में और टफ भी होता है। और ऐसी कौन सी 3 चीजें आपको लगता है कि जो हर एक नीट एस्पिरेंट को तो करनी चाहिए टू मैक्सिमाइज द रिजल्ट? उद्योगम बिना सिद्धि ना, यानी मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। और आज उसी सफलता को हम डिस्कस करने वाले हैं वीएमसी नीट टॉपर अभी राजपूत के साथ, जिन्होंने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज किया है विद 618 मार्क्स एंड AIR 507। Hello everyone, I am Tanisha Sridhar and welcome you to this special episode of Toppers Talk by VMC। आज हम अभी की जर्नी, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप जो भी नीट एस्पिरेंट्स इन्हें देख रहे हैं उन्हें बहुत इंस्पायरिंग लगेगा। सो वेलकम अभी। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर मैम। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस वंडरफुल रिजल्ट। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे 10th तक तो आपके स्कूल में ही मार्क्स आते हैं, अब फॉर द फर्स्ट टाइम एक नेशनल लेवल पे आपने इतना टॉप स्कोरर रैंक आपका आया है, तो वो फीलिंग कैसी है? वो बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आई हैव अचीव समथिंग नाउ। ग्रेट। जब एग्जामिनेशन हॉल में थे, अगर हम एग्जाम की बात करें, एग्जाम के रिजल्ट की बात करें, तो पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में वो फीलिंग कैसी थी जब आप पेपर दे रहे थे? तब ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है? मतलब पेपर से पहले तो मैं थोड़ा रिलैक्स्ड ही था, लेकिन फिर मुझे आदत नहीं थी कि मैं पेपर स्टार्टिंग में देखूं, कि मैं जज करूं कि कैसा पेपर है कैसा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में फिजिक्स से शुरुआत करी, स्टार्टिंग में जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो करता चला गया। जब मुश्किल आया तो लगा कि पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का है, फिर थोड़ा डर भी लगने लगा था क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था, क्वेश्चन हो नहीं रहे थे। बट जब पूरा पेपर कर लिया था तो था कि पेपर मुश्किल ही है, तो अब जाएगा तो कट ऑफ डाउन ही जाएगी। मतलब आपने ये, आपका ये बहुत अच्छा था कि ये रिलेटिव पेपर है, डिफिकल्ट है तो मुझे लग रहा है, लेकिन सबके लिए ही डिफिकल्ट है, सही बात। जब रिजल्ट आया आपका तो उस समय कहाँ थे और कैसा रिएक्शन था आपकी फैमिली का? मतलब जब फाइनल आंसर की आई थी तब तो मैं घर पे नहीं था, मुझे पता था 1-2 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। जब मैं घर पे गया फिर उसके थोड़ी देर बाद आ गया, तो मैंने मम्मी से कहा कि देखो, तो फिर बहुत खुशी हुई थी कि 507 रैंक आई है। आपने कहा आपकी मम्मी थे उस समय घर पे, तो आपकी ये जो जर्नी भी रही है नीट की, उस समय भी आपको फैमिली का जो सपोर्ट था वो रहा होगा। जी। तो मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी रहता है। आपका घर का माहौल कैसा था पढ़ाई के लिए, या कैसा आपकी जर्नी में आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? मतलब ऑब्वियसली वो बहुत सपोर्टिव थे, मतलब जैसे कम मार्क्स आते थे तो वो ताने वाली बात नहीं थी कि बस चलता है, हो जाएगा, बाद में टाइम में इम्प्रूव हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मोटिवेशन आपको बहुत सपोर्टिव रही आप। जी जी। अब थोड़ी सी अगर हम आपकी अर्ली स्टडीज की बात करें, तो आप क्लास 10th तक कैसे स्टूडेंट थे? मतलब आपने कैसा स्कोर करते थे स्कूल में, या कैसे आप स्टूडेंट थे 10th तक? 10th तक मैं अच्छा स्टूडेंट था, मतलब 10th में मेरे स्कूल में अच्छे मार्क्स आ गए थे। ये स्टडी रूटीन कैसा रहता था 10th? 10th तक तो कोई फिक्स था ही नहीं, बस जितना जो काम हो जाए उतना सही है। जितना काम हो जाए उतना सही है। उसके बाद आपने ये कैसे डिसाइड किया कि 10th के बाद जब आप 11th में जाने वाले हैं तो आपको बायोलॉजी लेनी है, मतलब मेडिकल की तरफ जाना है, PCB लेना है? मतलब मैंने डिसाइड करा था 9th से 10th में, जब मैं ट्रांजिशन हो रहा था उस समय डिसाइड करा था, और ऐसे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था कि मेडिकल की पढ़ाई अच्छी लगती थी इसलिए मैंने सोचा मेडिकल ऑप्ट कर लेते हैं। और ये आपको कुछ चैलेंजेस फेस हुए? जैसे आपने बताया कि आपको मेडिकल की पढ़ाई अच्छी लगती थी, तो ऑब्वियस रीजन था आपने मेडिकल ले लिया। बट जब आप 10th से 11th में ट्रांजिट करते हो तब भी एक बहुत चेंज फील होता है, स्टडी में भी चेंज फील होता है, और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पढ़ाई करनी पड़ती है। जी। तो उस समय आपको कैसा, मतलब क्या चैलेंजेस लगे थे आपको उस समय? मतलब आपका जो सिलेबस होता है एक तो बहुत बड़ा हो जाता है, और आपकी सिटिंग टाइम आपको बढ़ाने पड़ जाते हैं वरना वो कवर नहीं हो पाएगा बस। और आपको प्रैक्टिस भी इंक्रीज करनी पड़ती है। आप जैसे 10th में कर रहे थे वैसे नहीं कर सकते, आपको 11th में एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, ये है कि आपको प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी लानी पड़ती है, रोज जी, जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीसीबी के मतलब तीनों ही सब्जेक्ट अगर हम देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों ही टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं, और तीनों को पढ़ने का तरीका भी अलग अलग है। उससे कैसे आपने इक्वली मैनेज किया, इक्वली कैसे टाइम दिया सबको? तो जैसे बायोलॉजी है उसमें तो रिपीटेटिव रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी करनी पड़ती है, और फिजिक्स में आपको क्वेश्चंस का बहुत अमाउंट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और आपको रोज इतना सेट ऑफ अमाउंट प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा वरना आपकी प्रैक्टिस वो आदत हट जाएगी प्रैक्टिस करने की। और केमिस्ट्री में डिपेंड करता है, जैसे जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होती है वो थोड़ी बायोलॉजी के उसमें चली जाती है, आप इसको बायोलॉजी की तरह ही उसे प्रैक्टिस करना, और जो फिजिकल होती है वो फिजिक्स की तरह काम करती है। ये आपने प्रैक्टिस का जो है, ये तो आपका सेल्फ स्टडी रूटीन
कैसा था? मतलब आप कोचिंग से आए, फिर आपने सेल्फ स्टडी में कितना टाइम डिवोट किया, या आप अर्ली रीडर थे या लेट नाइट स्टडी करना ज्यादा प्रेफर करते थे? मतलब मैं सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठता था, 6-7 बजे तक उठ जाता था और फिर कोचिंग के टाइम तक पढ़ता था। जनरली मैं कोचिंग से रात को आके बिल्कुल नहीं पढ़ता था क्योंकि उस जनरली। दिन थोड़ा हेक्टिक भी रहता हाँ। है, फिर आप नेक्स्ट डे अपना टाइम उसी में डिवोट करते। जी। तो जैसा आपने कोचिंग का भी बताया, उसमें तो आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थे, ये सब कुछ थे, इसके लिए एक तो आपने एनसीईआरटी बताया, दूसरा आप वीएमसी मॉड्यूल से कर, तो वो कैसा रहा? क्या आपको लगा कि वो सफिशिएंट था, या उसको आपने कैसे सॉल्व किया? कैसे आप अपनी बुक के क्वेश्चंस कर रहे थे, या मॉड्यूल को किस तरीके से आपने पढ़ाई की उस पे? मतलब जैसे जो आप पढ़ कर आए हो जिस दिन, उसके अगले दिन उस चीज़ के ही आप वो सीटीएस बीटीएस लगा लो और फिर उसको जनरली रिपीट कर लगाओगे, तभी आपको उसकी आदत पड़ेगी और तभी आपको वो आदत पड़ेगी कि आप उसको बार बार कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, ये तो आपने, प्रैक्टिस छूट जाती है। हाँ, एक चीज को आपने बार बार किया, तो इससे एक श्लोक भी मुझे याद आया। इससे कहते हैं कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। यानी कि एक ही चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स मिल जाता है। रेदर जब आप बहुत जगह फोकस रखते हो तो किसी का रिजल्ट भी नहीं मिल पाता है। तो ये एक अच्छा था कि प्रैक्टिस, आपने जो कहा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस किया तो उससे आपकी मास्टर हो गया वो एक टॉपिक, तो ये एक सही था। और पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत रहती हैं। आजकल के बच्चों का एक सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है, दैट इज सोशल मीडिया एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो वो आपने कैसे हैंडल किया, या आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव रहते थे पढ़ते समय? मतलब उसे बिल्कुल नलीफाई नहीं करना होता आपको, उसके साथ लेट लेट गो करना होता है। मतलब वो चलता जा रहा है, आपको कंट्रोल करना होता है कि आप एक्सेस ना कर लो। आपका टाइम, पढ़ाई का टाइम आपका कम नहीं होना चाहिए बस, बाकी तो आपको उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपने सही बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत जरूरी चीज है। इस समय आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये सब बच्चों को आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया का यूज करना इम्पोर्टेंट है। जी। बट अगर इसी के साथ हम सोशल मीडिया की अगर एक बैड साइड देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव साइड भी है। सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड। कुछ दिन लो फील हो होता है, कुछ दिन पढ़ने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा होता, और कुछ दिन आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो बहुत ज्यादा। तो वो डेज को आपने कैसे मैनेज किया, मतलब जब बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करता है कभी? तो उन डेज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं मन कर रहा, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दो, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा आपको जो सब्जेक्ट पसंद है वो कर लो, बायोलॉजी से रीडिंग कर लो सिर्फ, कि कुछ तो होगा, डे वेस्ट तो नहीं होना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव तो होना ही चाहिए। और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया जो भी आपका मन है वो कर सकते हो, मूवी वूवी। कुछ हॉबी थी आपकी जो आपने अपनी स्टडी के साथ अपनी हॉबी या अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज? नहीं, ऐसे जनरली मेरी कोई हॉबी नहीं थी। मैं वॉक पे जाता था मैं जनरली सुबह सुबह, और मैं मूवी वूवी देख लेता था और थोड़ी बहुत ड्राइंग कर लेता था, बाकी ऐसे कुछ। ये सही है कि आपने जो एक बात की मुझे बहुत अच्छी लगी, कि एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है, कि अगर नहीं है अच्छे दिन तो उसे एक्सेप्ट कर लो, अच्छे दिन भी आ जाएंगे। जी, ये होता है। ठीक है। अब आपके कुछ जूनियर्स हैं हमारे वीएमसी सारे सेंटर्स पे, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हैं कि आपने पेपर में, जैसे पेपर करते टाइम कभी आपको एंग्शियस फील हुआ हो, डर लगा हो, तो उसे आपने कैसे कोप अप किया? मतलब जैसे अगर कोई पेपर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, तो उस चीज़ में डरने का ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि वो सबके लिए मुश्किल है। अगर आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपसे नहीं होगा तो जनरली किसी से भी नहीं होगा। और आपको रुकना नहीं है, जैसे इस साल पेपर मुश्किल था, रुक जाते तो आपके छूट जाते क्वेश्चन, बिल्कुल। तो आपको उसको स्किप कर देना। जो जब फिजिक्स थी इस बार की मुश्किल, तो एक अमाउंट ऑफ बल्क में क्वेश्चन स्किप कर दो और अगला सब्जेक्ट शुरू कर दो, ऐसा था। ये आपने फिजिक्स डिफिकल्ट का बात किया, इन जनरली भी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका फिजिक्स थोड़ा सा वीक पॉइंट रहता है, तो वो आपका कैसा था, या आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया अपनी जर्नी में? उन्होंने 9 से मुझे फिजिक्स में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, अच्छा ही लगता था। तो 11 से ही उसे बस उस पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि आपके फिजिक्स का वही एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपके रिजल्ट में। जी जी जी। और आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया पेपर में? यानी कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि हमारा पेपर छूट गया, या क्या सीक्वेंस होना चाहिए पेपर सॉल्विंग का, या ओएमआर आप कैसे फिल करते थे? सारे क्वेश्चंस करने के बाद ओएमआर फिल कर रहे हो, या 10 क्वेश्चंस के बाद ओएमआर फिलिंग? मतलब क्या सीक्वेंस रहता था आपका जनरली एग्जामिनेशन हॉल? मतलब जनरली जब मैं वीएमसी में टेस्ट देता था तो मैं एक सब्जेक्ट के बाद कर देता था। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं पूरा पेपर करने के बाद वो मैं पढ़ता था, लेकिन जनरली मैंने 12th में आके पर सब्जेक्ट में भरना शुरू कर दिया था। पहले फिजिक्स करता था, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी, जनरली जो बच्चे उल्टा करते हैं। हाँ, जनरली बच्चे बायोलॉजी हाँ, biology प्रेफर करते हैं। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऐसे करा हम्म। करते थे? मतलब जैसे 12th में मैंने सब्जेक्ट वाइज भरना शुरू किया, लेकिन पेपर में ऐसे कुछ था ही नहीं, क्योंकि 1.5 घंटा में फिजिक्स में निकल गया था। तो फिर दो हाथों हाथों भरना पड़ रहा था, ताकि एफिशिएंसी कोई गलत मार्किंग ना छूट ना जाए, कोई हमारी ना छूट जाए। बिल्कुल सही बात है। एक बच्चों का जो मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चंस पूछा है क्लास 12th के, वो ये है कि आपने 12th के साथ साथ, क्योंकि बोर्ड्स हैं 12th, उसके साथ साथ आप अपनी नीट का प्रिपरेशन जो है वो कैसे कंटिन्यू रखा? सेम ही रहता है, मतलब बोर्ड्स और नीट का तो सिलेबस ही सेम है। जो एक दो सब्जेक्ट होते हैं एक्स्ट्रा, इंग्लिश होता है
उसको आप पेपर से पहले कर लो, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है यानी कि जो आपने कोचिंग में यहाँ पे पढ़ा, आपने नीट की जो प्रिपरेशन की, वो आपके लिए इनफ रहा, मतलब इनफ था basically। बिल्कुल। तो अब जनरली कुछ एक आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जो जूनियर्स हैं, जो इस समय इस साल पेपर देंगे, या जो अभी 11th में हैं, या जो 10th से 11th में नेक्स्ट ईयर बायो लेने का सोच रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एक मैसेज आप देना चाहोगे कि किस तरह से उन्हें पढ़ना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना और प्रैक्टिस पे फोकस रखना है। प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस जरूरी है। और डरना नहीं है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। जी, जी। ऐसी कोई 3 चीजें जो आप अपने जूनियर्स को बिल्कुल मना करोगे कि ये तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपको एकदम अवॉइड करनी चाहिए? मतलब जैसे एक्सेसिव डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल भी। जैसे आप कहीं घूमने ही जा रहे हो, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए चीज़ें। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अवॉइड कर सको, वो तो नहीं हो सकता। और एनसीईआरटी को स्किप करना, एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ती है क्योंकि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में जनरली स्किप कर देते हैं बच्चे, लेकिन केमिस्ट्री में 12th में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और फिजिक्स में भी कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स होता है और थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसमें 11th में बहुत जरूरी होती है उसके एनसीईआरटी और समरी पढ़ना, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं और असर्शनिज़म आ जाता ये आपने एनसीईआरटी वाला पॉइंट है जो बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जनरली बच्चे सिर्फ बायो की एनसीईआरटी प्रेफर करते हैं पढ़ना, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं पढ़ते हैं, बट आपने बताया उससे काफी आपको हेल्प मिला। और ऐसी कौन सी 3 चीजें आपको लगता है कि जो हर एक नीट एस्पिरेंट को तो करनी चाहिए टू मैक्सिमाइज द रिजल्ट? यही है कि प्रैक्टिस पे फोकस करो, स्पेशली तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में, कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पे मेजर फोकस नहीं होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना जैसे पेपर में समय कि मेरे से नहीं होना तो जनरली किसी से भी नहीं होगा, आपकी अच्छी तैयारी है तो। और डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा अवॉइड करना। अगर आपको अभी हम एक चांस दें कि आप अपनी इस पूरी जो नीट की जर्नी है उसको रिव्यू करें, तो आप कोई ऐसी कोई चीज है जिसे आप चेंज करना चाहोगे? जैसे लास्ट वीक में मेरा एनसीईआरटी रीडिंग वाला टाइम ज़्यादा हो गया था, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कम हो गई थी थोड़ी, तो उसका डर लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इतना अमाउंट, एक हफ्ता भी काफ़ी अच्छा टाइम होता है जिसमें आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको डर लगने लगता और एक और क्वेश्चन है जो बच्चों ने बहुत पूछा है कि आपने अपना 12th के साथ साथ, मतलब जैसे आपने बताया कि नीट जो आपने किया था, नीट के लिए जो कोचिंग कर रहे थे आप, वो इनफ था, लेकिन जो लास्ट हमारा मंथ रहता है, यानी कि अप्रैल का जो मंथ रहता है, उसमें आपने क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था? क्योंकि लास्ट मंथ, जैसे आपने लास्ट वीक की बात की, तो आई थिंक लास्ट जो हर एक चीज होती है, फर्स्ट एंड लास्ट, दे आर ऑलवेज स्पेशल। तो जो लास्ट मंथ था अप्रैल का, उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मतलब जो वीएमसी में जो टेस्ट होते थे, जैसे अल्टरनेट डेज पे टेस्ट होते थे, तो टेस्ट करो, जो टॉपिक नहीं आ रहा उसे वापस पढ़ लो या उसके क्वेश्चन अच्छे से लगा लो, बस। मतलब टेस्ट के साथ ही फॉलो करना है, एनालाइज करके उसे ही पढ़ना है आपको। क्या है, नया पढ़ने का ऑप्शन होता नहीं आपके पास, क्योंकि हाँ, टाइम ही नहीं है, बिल्कुल। पुराना भूल जाओगे। तो जो आपने पेपर में मिस्टेक्स कर रहे थे, उसको आप कहीं पे उसका एनालिसिस या पेपर एनालिसिस ऐसा कुछ था जो आप मेंटेन करके रख रहे थे कहीं पे? तो वैसे कोई स्प्रेडशीट तो नहीं थी, वो था जैसे कोई एक डायरी बना रखी थी मैं, हाँ, मतलब उसमें सारे notebook, ठीक उसमें है। सारे गलती वाले पॉइंट्स लिख लो और वो कर लो, जैसे कि ये टॉपिक मुश्किल है तो इस टॉपिक को वापस रीराइट कर लो, बस। हाँ, ताकि वो फिर रिवाइज करने में इजी रहता है, जैसे एरर नोटबुक भी हम बोल देते हैं। ठीक है। जी। तो आप ओवरऑल अपनी ये जो 2 साल की नीट की जर्नी थी और आप एक न्यू बिगनिंग अब शुरू करने वाले, इसको कैसे समराइज करोगे? मतलब आपने कुछ नई चीजें आपने सीखी भी होंगी, आप में अंदर कुछ एक बेटर क्वालिटीज अडाप्ट की होंगी, तो वो इस पूरी जर्नी को कैसे आप समराइज कर रहे हो? तो हमारे एस्पिरेंट्स जरूर जानना चाहेंगे इसे। मतलब स्टार्टिंग में तो मुश्किल ही होता है क्योंकि बहुत लेंथ में है और टफ भी होता है, फिर आपके सेटिंग आवर्स बढ़ने लगते हैं तो सब नॉर्मल होने लगता है, आपको एक हैबिट पड़ जाती है, एक रूटीन पड़ जाता है 1.5-2 साल का, फिर एंड में आके आके डर बढ़ने लगता है, अगर वो मैनेज कर लिया तो रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस। जी। सो थैंक यू अभी, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड ओपन। एंड जिस नोट से आई थिंक हमने शुरू किया था कि मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, आई थिंक आपकी जो समरी आपने दी है वो इसी नोट पे ही खत्म हो रही है कि हमेशा प्रैक्टिस, मेहनत के साथ ही हम किसी एक चीज को पा सकते हैं, अपनी सफलता को पा सकते हैं। एंड आई होप जो भी नीट एस्पिरेंट्स इसे देख रहे होंगे, उन्होंने अभी की इस इंस्पायरिंग जर्नी से बहुत कुछ चीजें सीखी होंगी, मोटिवेशन मिला होगा, और सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू अभी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू मैम। बच्चों, आज के इस एपिसोड में हमने अभी की जर्नी को डिस्कस किया, एंड आई होप आपने इस जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन जो कुछ पॉइंट्स मैं इस जर्नी से समराइज कर पा रही हूँ वो ये है अभी की कंसिस्टेंसी। उन्होंने इस 2 साल की जर्नी में हमेशा मेहनत को प्रायोरिटी दिया,
मेहनत को सबसे टॉप पे रखा। कुछ दिन उनकी जर्नी में भी बुरे थे, कुछ उनकी जर्नी में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन एक चीज जो उन्होंने हमेशा करी है वो है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, अपने टीचर्स पे भरोसा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने तैयारी पे कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी, जो उन्हें आज यहाँ तक सफल किया है। तो आप सब भी कर सकते हैं ये। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।